हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम हिंदी व्याकरण से छठा पाठ शुरू करेंगे। तो पहले हम जान लें शिरोरेखा क्या है। जब हम लकीर को खींच के शब्द लिखते हैं तो उस लकीर को हम क्या कहते हैं? शिरोरेखा। इस लकीर को कहा जाता है शिरोरेखा और इसकी स्पेलिंग मैंने यहाँ लिखी है, शिरोरेखा। अब हम जानेंगे बिंदु, चंद्र बिंदु के बारे में। तो इससे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि व्यंजन को 5 वर्गों में बांटा गया है और वर्ग है क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। आप देख सकते हैं इस कॉपी में हर वर्ग में 5 व्यंजन हैं, ठीक है। और इससे भी अतिरिक्त है जो व्यंजन य, र, ल, व, श, श, स, ह, इनके कोई वर्ग नहीं होते। तो नासिक्य ध्वनियाँ क्या है? यानी नाक से जो निकलती है, जो आवाज़ नाक से निकलती है उसे हम नासिक्य ध्वनियाँ कहते हैं। हर वर्ग का जो पंचम अक्षर है, जो पंचम वर्ण है, उसे हम नासिक्य ध्वनियाँ कहते हैं। यानी अंग, इय, ण, न और म, इन पांचों को हम पंचमाक्षर और नासिक्य ध्वनियाँ कहते हैं क्योंकि इनको बोलने के समय इनकी आवाज़ नाक से निकलती है। तो बिंदु क्या है? हिंदी ग्रामर में, हिंदी व्याकरण में बिंदु को अनुस्वार कहा जाता है और चंद्र बिंदु को अनुनासिक, क्योंकि बिंदु के उच्चारण के समय इसकी आवाज़ नाक से आती है, ठीक है। और ये कोई स्वर का चिन्ह नहीं है, ये है व्यंजनों का चिन्ह। कौन से व्यंजनों का? अंग, इय, न और म, इन 5 अक्षर का चिन्ह है। यही अक्षर शिरोरेखा के ऊपर बैठ जाता है और बन जाता है बिंदु। तब हम जानेंगे बिंदु वाले कुछ शब्द। पंछी, घंटी, झंडा, बंदर, कंबल, खंभा। तो आपने गौर किया होगा जब हमने ये उच्चारण किया है पंछी, प के साथ इय को मिला के पंछी बोला है। बंदर में ब के साथ हल्का न को मिला के बंदर बोला है। कंबल में भी क के साथ म को मिला के कंबल बोला है। लेकिन क्यों? तो आप देख सकते हैं इन वर्गों में जो पंचमाक्षर है यानी य, अंग, इय, ण, न और म, ये हमारी नासिक्य ध्वनियाँ हैं। यही बिंदु बन के ऊपर बैठ जाती है। कहाँ? शिरोरेखा के ऊपर, यानी लकीर, ये लाइन के ऊपर। तो पंछी, पहले हम देखेंगे कौन से वर्ण के ऊपर बिंदु लगाई गई है। प के ऊपर। अब हम देखेंगे प के बाद वाला अक्षर कौन है। ये है छ। तो ये छ कौन से वर्ग में आता है? छ आता है च वर्ग में, और च वर्ग में जो नासिक्य ध्वनि है वो क्या है? इय। इसलिए हमने प के साथ इय को जोड़ के शब्द बनाया पंछी। अब लेते हैं कंबल। किसके ऊपर है बिंदु? क के ऊपर। तो क को छोड़ दीजिए और ब, उसके पास वाला देखिए ब कौन से वर्ग में आता है? ब आता है प वर्ग में। प वर्ग का नासिक्य ध्वनि है म, इसीलिए हमने क के साथ म को जोड़ा और बोला कंबल। ऐसे ही क वर्ग का नासिक्य ध्वनि है अंग, च में है इय, ट में है ण, त में है न, प में है म। लेकिन जो य, र, ल, व, श, श, स, ह, ये किसी भी प्रकार वर्ग में नहीं आते, लेकिन इनसे भी तो कोई शब्द बनते हैं, कई शब्द बनते हैं और बिंदु वाले बनते हैं। मैंने एक उदाहरण यहाँ लिखा है संयम। स के ऊपर बिंदु, यम। तो स के ऊपर बिंदु है लेकिन स के पास वाला व्यंजन कोई वर्ग में नहीं है, फिर भी हम इन्हें कैसे उच्चारण करेंगे? हम बोलेंगे संयम। स को ऐसे बोलेंगे कि स की आवाज़ नाक से निकले, संयम, और ठीक उसी के बाद हमें य का पूरा उच्चारण करना है, संयम। और बाकी क्षेत्रों के लिए हमें वर्ग को पहचानना है और हर वर्ग में जो नासिक्य ध्वनि है उसी को मिला के शब्द बोलना है, उच्चारण करना है। अब हम जानेंगे चंद्र बिंदु के बारे में। तो चंद्र बिंदु भी शिरोरेखा के ऊपर ही आता है, लेकिन एक बात हम साफ कर ले, आपको स्वर की मात्राएं तो याद होंगी। तो स्वर की मात्राएं जो शिरोरेखा के नीचे रहती है उन्हीं के साथ हम चंद्र बिंदु का उपयोग करते हैं, यानी आ की मात्रा, छोटी ऊ की मात्रा और बड़ी ऊ की मात्रा, ठीक है। अ की मात्रा के साथ भी किया जाता है कभी, जैसे कि अखियों। और बिंदु का प्रयोग हम कैसे करते हैं? बिंदु का प्रयोग करते हैं जब शिरोरेखा के ऊपर कुछ भी कोई मात्रा नहीं है, यानी कि अ की मात्रा, अ का जो चिन्ह होता है, और छोटी की मात्रा, बड़ी की मात्रा, ए की मात्रा, अय की मात्रा, ओ की मात्रा, औ की मात्रा, इनके साथ हम बिंदु का प्रयोग करते हैं।
लेकिन इनके साथ हम कभी भी चंद्र बिंदु का उपयोग नहीं करते। ठीक है। अब चंद्र बिंदु जिस वर्ण के ऊपर चंद्र बिंदु लगा हो वो वर्ण चंद्र बिंदु के साथ ही बोला जाता है, और बोलने के समय उसकी आवाज़ नाक और मुंह दोनों से निकलती है, जैसे कि पांच, आंख, दांत, बांध, ऊंट, बांसुरी। तो आपको 5 बिंदु वाले शब्द और 5 चंद्र बिंदु वाले शब्द याद करने होंगे। अब हम जानेंगे कुछ अलग चिन्ह, यानी नुक्ता। यह है नुक्ता जो कि ज के नीचे एक बिंदी लगाते ही उसकी आवाज़ को भिन्न बना देती है। फ के नीचे जो बिंदी लगी है उसे हम नुक्ता कहते हैं और उसकी आवाज़ बन जाती है फ। तो ज और फ ये कौन से भाषा से लिए गए हैं? फारसी भाषा से। तो इनसे जुड़े कुछ शब्द जाने। ज से क्या बनता है? आवाज़, कागज़, दरवाज़ा, बाजार, चीज़। फ से क्या बनता है? सफाई, काफ़ी, माफ, फ़ोन, सफ़ेद। ये आपने गौर किया होगा, जब हमने इनका उच्चारण किया तो ज की आवाज़ बिल्कुल अलग थी, यानी हमने हल्के से ज बोला और हल्के से फ बोला। तो नीचे जो बिंदी लगाई जाती है उसे हम क्या कहते हैं? नुक्ता। ठीक है, नुक्ता। अब हम जानेंगे अ के बारे में। ये क्या है पता है? आधा चांद। इसे हम आधा चांद कहते हैं हिंदी व्याकरण में, और इसकी आवाज़ आ और ओ की मिली जुली सी आती है, और इसका उपयोग अंग्रेज़ी भाषा में ज़्यादा किया जाता है। तो अब हम इन शब्दों को कैसे उच्चारण करें? हॉकी, बॉल, हॉल, डॉक्टर, हॉस्पिटल, बिल्कुल ऐसे, यानी कि अ जैसा। अब हम जानेंगे विसर्ग के बारे में। यह है हमारा विसर्ग चिन्ह। इनसे शब्द भी बहुत कम है, लेकिन जब ये किसी शब्द में लग जाते हैं तो उच्चारण के समय हल्का सा ह भी आता है उच्चारण में, यानी प्रातः, पुनः। ये आपने गौर किया होगा, जिस वर्ण में विसर्ग लगता है उसमें हल्की सी ह की आवाज़ आती है। अब हम जानेंगे र के कई रूप होते हैं। हाँ, होते हैं। र तो कभी व्यंजन के रूप में आता है, कभी तो र कोई वर्ण के ऊपर बैठ जाता है, तो कभी र किसी वर्ण के नीचे भी आता है, और कभी तो हलंत के साथ भी आता है। लेकिन कैसे आता है ये हम जानेंगे अपनी नवतरंग किताब पृष्ठांक 45 से। अब हम जाएंगे अपनी नवतरंग किताब में। तो आप यहाँ देख सकते हैं, र के इन छिपे हुए रूपों को जानते हैं हम, जहाँ की र छिपा हुआ है। र तो है लेकिन र कहाँ दिख रहा है? र तो नहीं दिख रहा है, लेकिन र की आवाज़ तो है। तो इनमें र का रूप वर्ण के ऊपर आया है। आप देख सकते हैं व, श और ऊपर र का रूप है और बन गया वर्ष। जिस वर्ण पर लगा है उससे पहले हल्का बोला जाता है र। जब र को हम किसी भी वर्ण के ऊपर लगाते हैं तब उस वर्ण के पहले ही हम र को हल्का बोलेंगे। अब जब हम किसी भी वर्ण को हल्का बोलते हैं तब हम हलंत का उपयोग करते हैं। ये तिरछी हुई लकीर जो है छोटी सी, इसे हम हलंत या हल चिन्ह बोलते हैं। क्या? हलंत या हल चिन्ह। तो जिस वर्ण पे लगी हो ये र का रूप ऊपर है, तो इसी वर्ण से ठीक पहले हमें र को हल्का सा बोलना है। तो ये है विस्तारित रूप। ठीक है, और ये है शॉर्ट फॉर्म बोल सकते हैं। ये है विस्तारित रूप। वर्ष यानी व, र को हल्का बोलना है, फिर श, वर्ष। पर्व यानी प, र को हल्का, फिर व। तो आपने ये गौर किया है, जिस वर्ण पे र का रूप ऊपर आया है उस वर्ण से ठीक पहले र को हल्का बोला जाएगा। अब हम जानेंगे र का एक दूसरा रूप, जहाँ र वर्ण के नीचे बैठ जाता है। तो क्रम, भ्रम, ग्रह, प्रण, आप देख सकते हैं यहाँ वर्ण के ठीक नीचे बैठा है ऐसे, और जिस वर्ण पे है उससे पहले हल्का बोला जाता है, यानी कि क में है तो क को हम हल्का बोलेंगे। तो ये बिल्कुल विपरीत है, मतलब ऑपोजिट है। ऊपर रहने से उस वर्ण से पहले र को हल्का बोलना है, लेकिन उस वर्ण को पूरा बोलना है। और अगर र का रूप नीचे आए, जिस वर्ण में र का रूप नीचे लगा है उस वर्ण को हल्का बोलना है, लेकिन र को पूरा बोलना है। अब हम अगर इसे विस्तारित रूप में लिखें तो क्या होगा? क हलंत, हल्का बोलने से हमें हलंत का उपयोग करना पड़ता है। क हलंत, फिर र को पूरा बोलना है, फिर म को, इसलिए बन गया क्रम, भ्रम, ग्रह, प्रण। अब हम देखेंगे ट वर्ग में जो शब्द
जो हमने व्यंजन सीखे थे, ट वर्ग के व्यंजन क्या है, ट, ठ, ड, ढ, ण। तो ट वर्ग के व्यंजनों में कैसे बैठता है ये र का रूप। इसमें जब हम ट वर्ग के व्यंजनों में लगाएंगे तो दोनों तरफ तिरछी लकीर हमें खींचनी होती है, यानी ट उसके नीचे ऐसा। और ट वर्ग में कौन से व्यंजन है, ट, ठ, ड, ढ, ण। ठीक है, तो इन व्यंजनों के साथ र का रूप नीचे बिल्कुल ऐसे आता है, ट्रक, ड्रम, मेट्रो, पेट्रोल, ट्रेन। तो र का रूप जब हम नीचे लगाते हैं तब हमें क्या करना है, पहले ही देखना है जिस वर्ण के नीचे र का रूप लगा है उसे हम आधा बोलेंगे, वो भी हलंत के साथ, यानी क, हल्का सा, क्रम, पूरा क नहीं बोलना है। तो ये भी बिल्कुल वैसा ही है, ट को पहले हल्का बोलना है, ट, हलंत, र, फिर क। तो नीचे जब हम हलंत र का रूप लगाते हैं तो उस वर्ण को हल्का बोला जाता है, लेकिन र को पूरा बोला जाता है। और र को जब हम ऊपर किसी वर्ण पे लगाते हैं यानी वर्ष, तो उसी वर्ण से पहले र को हल्का बोला जाएगा लेकिन उस वर्ण को पूरा बोला जाएगा। तो आज का वीडियो यही समाप्त होता है। आशा रखती हूँ आपने अपनी क्लास को एंजॉय किया है। धन्यवाद।